हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 इकोनॉमिक सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला सेट देख लीजिएगा। आज की वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? 52.32 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है? 4 महानगरों को। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन में। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? बेंगलुरु। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के ज़िले में शुरू किया गया? केरल में शुरू किया गया। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद के हल्दिया। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 ईस्वी में। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी हो जाएगा राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आय कर। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है किससे है? तो बिक्री एवं सेवा कर से। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957 ईस्वी से। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है? बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर प्रत्यक्ष कर है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। भारत में बिक्री एवं सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2017 में। सैनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। सैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2015 ईस्वी में। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ मार्च 1950 ईस्वी में। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया?
अरविंद पनगढ़िया को। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? सिंधु श्री खुल्लर को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर किया गया। भारत का नीति आयोग सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है वित्त आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। सही कथन कौन सा है वो आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अभी तक टोटल 15 आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन में 15 नहीं है, तो 14 को टिक करना है, तो 14 को टिक करेंगे। लेकिन अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 15 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। ऑप्शन डी होगा, YV रेड्डी। वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। इसमें WTO में टोटल 164 सदस्य देश हैं। हाल के वर्षों में भारत के आयात के सबसे बड़े मद हैं पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? विप्रो। ऑप्शन बी हो जाएगा, विप्रो। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995 ईस्वी में, 1 जनवरी 1995 को। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है GATT सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ? 2003 ईस्वी में। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है FEMA ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अभ्रक। चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष दोनों क्षेत्र में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेलैया समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों क्षेत्र में जांच के लिए गठित की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। एगमार्क है। एगमार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी के। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है।
किसने कहा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक व्यवहारिक सूचक प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय है? कुरिहारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुरिहारा ने कहा था। भारत एक डैश राष्ट्र है, तो भारत जो है एक अर्धविकसित राष्ट्र है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर नर्क्स का। राष्ट्रीय आय में डैश वृद्धि देश और देशवासियों के लिए हितकर है, तो वास्तविक। राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि देश और देशवासियों के लिए हितकर है। भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण में डैश है, क्या है? तो असमानता। भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता है। भारत में गांवों में आय की अपेक्षा धन का केंद्रीयकरण अधिक है, तो बिल्कुल सही, सहमत। किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का क्या होता है? उसके आर्थिक विकास का साधन और साधी दोनों होता है। किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का साधन और साधी दोनों होता है। अर्धविकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ा है, तो प्रतिकूल पर। अर्धविकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या वृद्धि विकसित देशों के लिए वरदान है। जनसंख्या वृद्धि विकसित देशों के लिए वरदान है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर को बढ़ाने में एक प्रबल कारण है निर्धनता। निर्धनता जो है भारत में जन्म दर और मृत्यु दर को बढ़ाने में एक प्रबल कारण है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है क्योंकि यहाँ जन्म दर ऊंची है तथा मृत्यु दर कम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में डैश कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? भारत में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारतीय कृषि जोत का आकार काफ़ी छोटा है। भारतीय कृषि जोत का आकार काफ़ी छोटा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से भारतीय कृषि के पिछड़ापन का प्रमुख कारण है? भारतीय कृषि के पिछड़ापन का कारण किसानों की ऋणग्रस्तता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, किसानों की ऋणग्रस्तता। ओजोन काल में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की विशेषता है धीमा और असंतोषजनक। हरित क्रांति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1969 ईस्वी में। हरित क्रांति के प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति को डैश भी कहते हैं। हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संगठनों का उद्देश्य होता है? सहकारी संगठनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है, नैतिक उत्थान भी होता है, सामाजिक लाभ भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। भारत में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात है 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन बिल्कुल असफल नहीं रहा है बल्कि इसे सीमित सफलता मिली है, तो बिल्कुल सही, सहमत होगा ऑप्शन ए। भारत में विस्तृत खेती के लिए क्षेत्र बहुत सीमित है। भारत में विस्तृत खेती के लिए क्षेत्र बहुत सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन खेती आय और रोजगार बढ़ाने में सहायक है, तो सहमत। सहायिकी की नीति लाभ पहुंचाने की बजाय संसाधन व्यर्थ नष्ट करती है, तो बिल्कुल सही है, सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सहायिकी नीति विशुद्ध वरदान है, तो ये भी सहमत होगा। उर्वरक और सिंचाई के क्षेत्र में सब्सिडी लाभप्रद है, तो ये भी सहमत, ऑप्शन बी हो जाएगा, सहमत। सहकारी कृषि की विशेषता है। सहकारी कृषि की विशेषता बड़े पैमाने की कृषि तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व। सहकारी कृषि का लाभ है। सहकारी कृषि का लाभ भूमि का एकत्रीकरण है, संयुक्त प्रबंध भी,
व्यक्तिगत स्वामित्व भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सहकारी कृषि व्यक्तिगत तथा सामूहिक कृषि के बीच का समझौता है, तो सहमत हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दृष्टि से सहकारी आंदोलन अपने सही रूप की तुलना में कहीं कम अमूल्यवादी है। वास्तव में इसका प्रमुख दोष है कि यह वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता। यह विचार किस अर्थशास्त्री का है? गुरनार मिर्डल का, ऑप्शन ए हो जाएगा गुरनार मिर्डल। भूमि सुधार का उद्देश्य है, भूमि सुधार का उद्देश्य लाभकर जोतों की स्थापना, किसानों को शोषण से बचाना, कृषि की उत्पादिता में वृद्धि करना, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य है अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटना, तो सहमत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गैर कृषि आय पर सीमा लगाने का विचार नहीं किया जाता है तो कृषि आय पर सीमा लगाना अन्यायपूर्ण ही नहीं होगा अपितु समाज में भारी असंतुलन पैदा कर देगा। यह किसने कहा? प्रोफेसर गैडगिल ने कहा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर गैडगिल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इकोनॉमिक सब्सिडी रेखा गेस पेपर का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं तीसरा सेट अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।